एजुकेशन एकलव्य में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यूनिट 4 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आते हैं अक्सर एग्ज़ाम में उस पे। ठीक है, यूनिट 4, यूनिट 3 भी कराऊंगा। ठीक है, शाम तक। यूनिट 4 का है ये, लोक प्रशासन में नारीवाद यानी फेमिनिज्म पे लिखना है आपको, नारीवाद पे संक्षिप्त। ठीक है, परीक्षण कीजिए। लोक प्रशासन में नारीवाद की क्या भागीदारी रहती है, क्या भूमिका रहती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फेमिनिज्म पे। ठीक है, ये नारीवाद है। इंट्रोडक्शन देख लो आप, परिचय। ठीक है, लोक प्रशासन की नारीवादी सिद्धांत लोक प्रशासन के क्षेत्र में एक परिप्रेक्ष्य यानी नजरिया है जो लिंग आधारित असमानताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। पहले क्या होता था, महिलाओं को कमज़ोर समझा जाता था, बाहर काम करने नहीं देते थे। ठीक है, लेकिन अब लोक प्रशासन में भी तो महिलाएं काम कर रही हैं ना, हवाई जहाज़ उड़ा रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, बहुत सी जगह महिलाएं अपना कर्तव्य निभा रही हैं। तो पहले क्या होता था, महिलाओं को योग्य नहीं समझा जाता है। ठीक है, उसी पे हम बात करेंगे। लोक प्रशासन की नारीवादी सिद्धांत लोक प्रशासन के क्षेत्र में एक परिप्रेक्ष्य यानी नजरिया है जो लिंग आधारित असमानता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। लिंग यानी जेंडर, कि भाई ये समान नहीं है इसलिए ये काम नहीं कर सकते ये लोग और इन्हें अलग रखो। ठीक है, सारे काम मर्द ही करेंगे, औरतें कुछ नहीं कर सकती। ठीक, असमानता पर ध्यान केंद्रित करता है और इसका उद्देश्य प्रशासनिक संरचना और प्रथाओं के भीतर लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। यानी लोक प्रशासन क्या कहता है कि उसका प्रशासनिक जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है जिसमें वो महिलाएं भी काम कर रही हैं, लैंगिक समानता को बढ़ावा दे रहा है ये लोक प्रशासन। सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे रहा है महिलाओं को, कि उनको समाज में न्याय मिल सके, सर उठा के अपना काम कर सकें। ठीक है, और न्याय को बढ़ावा दे रहा है बिल्कुल तरह। ये पारंपरिक लोक प्रशासन सिद्धांत और प्रथाओं की आलोचना करता है। यानी जो नवल मतलब लोक प्रशासन है वो क्या कर रहा है कि जो परंपरा चल रही है, जो सिद्धांत चल रहे, जो प्रार्थनाएं चल रही हैं, जो कल्चर आ रहा है जो नारीवादी को नीचा दिखा रहा है। ठीक है, मतलब उनको काम के लिए वैल्यू नहीं दे रहा है, काम करने के लिए कह रहा है कि नहीं तुम्हारे बस की नहीं है, उनकी आलोचना कर रहा है। ठीक है, जो अवसर महिलाओं को अनुभव और योगदानों की उपेक्षा करते हैं या उन्हें किनारा पर रख रहे हैं। ठीक है, हाशिए पर रख रहे हैं, मतलब उन सभी नियम कानून को मानने से मना कर रहा है जो महिलाओं को नीचे दबा के रख रहे हैं। ठीक है, नारीवाद सिद्धांतकारों का तर्क है कि पारंपरिक रूप से पुरुषों के प्रभुत्व वाले क्षेत्र के रूप में सार्वजनिक प्रशासन लैंगिक पूर्वाग्रह और असमानताओं को दर्शाता है और उन्हें कायम रखता है। यानी जो नारीवाद सिद्धांत हैं, सिद्धांतकार हैं, वो मानते हैं, जो थ्योरी देते हैं नारीवाद पे लिखते हैं, वो मानते हैं कि जो पारंपरिक रूप से जो पुरुष प्रभुत्व क्षेत्र हैं उनमें सिर्फ पुरुषों का ही प्रभुत्व रहा है, लैंगिक पूर्वाग्रह और असमानता को दर्शा रहा है, बता रहा है कि पुरुष ही सबसे ज़्यादा ताकतवर है और नारियां कोई काम नहीं कर सकती, घर पे ही सिर्फ काम कर सकती हैं, घरेलू कामों पे लिए बाध्य रख रहा है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में सिर्फ कौन काम कर सकता है, पुरुष, महिलाएं नहीं काम कर सकती। सार्वजनिक प्रशासन के लिए अधिक समावेशी और लिंग सहनशील दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं जो महिलाओं की अद्वितीय आवश्यकताओं, दृष्टिकोण और अनुभव को ध्यान में रखता है। लर्नर लर्नर के शब्दों में, एक थिंकर है लर्नर, वो लिखते हैं कि जो प्रशासन के नारीवादी परिप्रेक्ष्य हैं, ठीक है, विचार एवं प्रथाओं का एक प्रणाली में विश्वास करते हैं जो मानता है कि विश्व परिभाषित करने वाला सुशील होने महिलाओं और पुरुषों के मध्य कार्य व सुविधाओं को समान होना चाहिए। यानी ये कहते हैं कि जो भी कार्य हो विश्व पे हो, देखो स्टेट लेवल हो, नेशनल लेवल हो, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी कार्य हो, ठीक है, महिला पुरुष सब मिल के अपना काम कर ले, उसमें समानता की बात करते हैं कि वो महिलाएं भी वहाँ तक काम कर सकती हैं। ठीक, अब है लोक प्रशासन में नारीवादी सिद्धांत क्या रहा है। इसका पहला लिखेंगे लिंग विशेषण। ठीक है, विश्लेषण है, लिंग यानी जेंडर। नारीवादी सिद्धांत लिंग विश्लेषण की मांग करता है ताकि यह जांच की जा सके कि नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक प्रथाएं महिलाओं को कैसे असंगत रूप से प्रभावित कर सकती हैं या लैंगिक असमानता को मजबूत कर सकती हैं। ठीक है, ये सार्वजनिक प्रशासन प्रक्रिया और निर्णय लेने के भीतर लैंगिक पूर्वाग्रहों की पहचान करने और उनका समाधान करने का प्रयास करता है। कहता है कि भैया वो चीज़ें बताओ जो महिलाओं को, मतलब नीति कार्यक्रम जो प्रश्न जो बनाए गए हैं वो कहाँ तक मजबूत है महिलाओं के लिए, या कहाँ तक वो कमज़ोर हैं, क्या महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, अगर हो रहा है तो इसको कम करो, बंद करो। ठीक है, पूरी तरह से
महिलाओं की प्रतिनिधित्व, ठीक है, महिलाओं की प्रतिनिधित्व क्या रहा है? नारीवादी सिद्धांतकार सार्वजनिक प्रशासन में महिलाओं के बढ़ते प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर जोर देते हैं, यानी महिलाओं को नौकरी दो भाई, जैसे पुरुष काम कर रहे हैं महिलाओं को भी सम्मान दो, ले आओ उन्हें भी नौकरी में, उनसे भी काम कराओ, जो पुरुष काम कर सकते हो महिलाएं भी कर सकती हैं। इसमें नेतृत्व पदों, निर्णय लेने वाले निकाय और नीति निर्माण प्रक्रिया में अधिक लिंग संतुलन की वकालत करना शामिल होता है। उनका तर्क है कि विशिष्ट दृष्टिकोण अधिक सर्वमेशी और प्रभावशाली शासन में योगदान करते हैं, ठीक है। लिंग तीसरा है, लिंग को मुख्य धारा में लाना, जेंडर को मुख्य धारा में मेन फेस में ला रहे हैं। नारीवादी सिद्धांत सार्वजनिक प्रशासन के सभी पहलुओं में लिंग परिप्रेक्ष्य के एकीकरण को बढ़ावा देता है। लिंग को मुख्य धारा में लाने में इस बात पर विचार करना शामिल है कि लिंग नीति विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन बजट मूल्यांकन प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करता है। इसका उद्देश्य सभी प्रशासनिक कार्यों में लैंगिक पूर्वाग्रह असमानताओं की पहचान करना और उसका समाधान करना होता है, ठीक है। अब यह है सशक्तिकरण और भागीदारी, कितनी महिलाओं की भागीदारी है, क्या सशक्तिकरण है, कैसे काम कर रही हैं वो, ठीक है। आजकल देख रहे हो महिलाओं को इंडस्ट्रियल लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक काम कर रही हैं, ठीक है। नारीवादी सिद्धांत सार्वजनिक प्रशासन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करता है, यानी जो नारीवाद सिद्धांत है वो कहता है कि महिलाएं कर सकती हैं भाई काम, वो कहता है महिलाओं की भागीदारी बढ़ाओ, शक्तिशाली बनाओ, उन्हें काम लगाओ, जॉब दो, ये समावेशी और सहायक कार्य वातावरण बनाने, कैरियर में उन्नति के लिए समान अवसर प्रदान करने और निष्पक्ष, ठीक है, और निष्पक्ष भर्ती पदोन्नति प्रथाओं को सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देता है। सहयोग और नेटवर्किंग, नारीवादी सिद्धांत कहता है कि सार्वजनिक प्रशासन में, यानी लोक प्रशासन है जो सार्वजनिक प्रशासन में महिलाओं के बीच सहयोग और नेटवर्किंग में महत्व पर प्रकाश डालता है। यह सहायक नेटवर्क बनाते हैं, अनुभव साझा करने और सामूहिक परिवर्तन की वकालत करने की मूल्य को पहचानता है। कहता है कि भाई महिलाओं को सब कुछ काम करने दो। सहयोग क्षेत्र में महिलाओं के लिए दृष्टि, ठीक है, प्रभाव और अवसर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब लोक प्रशासन में नारीवादी परिप्रेक्ष्य की आलोचना क्यों हो रही है, कि लोक प्रशासन में नारीवाद क्यों भाई आलोचना क्यों हो रही है उसका, ठीक है, क्यों कामयाब नहीं हो रहा है, क्या कमियां रह गई। लिंग पर आधारित जोर, ठीक है, लोक प्रशासन के नारीवादी परिप्रेक्ष्य की एक आलोचना की इसकी लिंग संबंधित मुद्दों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति है। यानी जो नारीवादी सिद्धांत है वो सिर्फ महिलाओं के बारे में सोच रहा है, कह रहा है कि भाई पुरुषों को हटा दो और महिलाओं को ले आओ, तो भाई पुरुष कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि भाई लिंग आधारित सिर्फ महिलाओं के बारे में सोच रहा है और पुरुष के बारे में तो सोच ही नहीं रहा काम के लिए, सिर्फ सारे कामों में महिलाओं को ले आओ, बाकी जो जेंडर हैं, ठीक है, वो कहाँ जाएंगे, जो पुरुष हैं वो कहाँ काम करने जाएं। हालांकि लिंग असमानता को संबोधित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन लिंग पर विशेष जोर नस्ल, वर्ग और जातीय जैसे अन्य महत्वपूर्ण कारणों पर भी भारी पड़ सकता है। ये अनिवार्यवादी धारणाएं वो होती हैं कि जो लिंग के साथ जन्मजात और निश्चित विशेषता से जुड़ी होती हैं, जो रूढ़िवादिता और सामान्यीकरण को जन्म दे सकती है। ये माना कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में स्वाभाविक रूप से अलग नेतृत्व गुण होते हैं, ठीक है, लेकिन नारीवादी सार्वजनिक प्रशासन, ठीक है, सार्वजनिक प्रशासन जनाने में लिंग मापदंडों को मजबूत करता है और दोनों लोगों के लिए प्रशासनिक भूमिका में पनपने के अवसरों को सीमित कर देता है। तीसरी आलोचना ये हो रही है, ठीक है, प्रशासनीय क्षमता की उपेक्षा, यानी आलोचना का तर्क है कि सार्वजनिक प्रशासन का नारीवादी परिप्रेक्ष्य कभी कभी लिंग प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के पक्ष में प्रशासनिक क्षमता के महत्व को कम कर देता है। हालांकि विविध महत्वपूर्ण, लेकिन ये योग्यता और पेशेवर योग्यता की कीमत पर नहीं आनी चाहिए। यदि व्यक्ति को उसकी क्षमता और अनुभव के बजाय केवल लिंग के आधार पर नियुक्त किया जाता तो लिंग प्रतिनिधित्व पर विशेष ध्यान प्रशासनिक प्रणाली की समग्र प्रभावशीलता दक्षता को कमजोर कर देती। कहने का मतलब है कि अगर नौकरियों में लिंग के आधार पे ही, ठीक है, यानी वो महिला समझ के ही अगर रखा जाए और लोगों की क्वालिफिकेशन ना देखी जाए तो ये तो फिर बेकार है ना। अब मान लो किसी भारी भरकम सामान को उठाना है तो एक महिला थोड़ी ना उठा सकती है, कई मोहल्ले में उठा सकती है, ठीक है,
बहुत चीज़ें कर सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो पुरुष ही सिर्फ कर सकते हैं। ठीक, महिलाएं अधिकतर चीज़ें नहीं कर पाएंगी। सहयोग का विरोध। ठीक, सहयोग का विरोध का मतलब है कुछ आलोचक तर्क है कि सार्वजनिक प्रशासन का नारीवादी परिप्रेक्ष्य नारीवादी विद्वानों और अभ्यासकर्ताओं मौजूदा प्रशासनिक प्रणालियों के बीच प्रतिकूल संबंध पैदा कर सकता है। यानी सहयोग का यह प्रतिरोध लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति में बाधा डालता है, क्योंकि यह प्रमुख हितधारकों को अलग थलग कर देता है, जो अन्यथा परिवर्तन को प्रभावित करने में मूल्यवान सहयोग हो सकती हैं। नारीवादी दृष्टिकोण स्थापित प्रशासनिक संरचनाओं के बीच संवाद और पुल बनाने के अधिक टिकाऊ और समर्थक प्रतीत हो सकती हैं। ठीक, सहयोग और विरोध में सहयोग का विरोध कर रहे हैं। अब निष्कर्ष देख सकते हो आप। ठीक है, निष्कर्ष देख लो, ये निष्कर्ष लिख देना आप। नारीवादी सिद्धांतकारों का तर्क है कि इन सिद्धांतों को सार्वजनिक प्रशासन में शामिल करके लैंगिक असमानता को पहचान और संबोधित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है कि भाई महिलाओं को सर्व सम्मान दो। ठीक है, जिसमें अधिक न्याय संगत और प्रभावी प्रशासन हो सके। वे सभी समावेश में लिंग अत्यधिक प्रशासनिक ढांचे बनाने के लिए सार्वजनिक प्रशासन संस्थाओं के भीतर संरचनात्मक परिवर्तन, नीति सुधार और संस्कृति बदलाव की वकालत करते हैं ये लोग। ठीक है, अगला है इसमें प्रशासन में जेंडर के अर्थ को समझाते हुए मापदंडों के प्रकार के संक्षेप में विश्लेषण कीजिए। ये एक और क्वेश्चन बनता है, कहता है कि लोक प्रशासन या प्रशासन में जो जेंडर है, ठीक है, यानी लिंग, जो जेंडर का अर्थ को समझाइए और उनके मापदंडों को विश्लेषण कीजिए। ठीक है, कैसे करना है, इंट्रोडक्शन देख लो आपको। प्रशासन में जेंडर की अवधारणा प्रशासनिक प्रक्रिया, निर्णय लेने और संगठनात्मक गतिविधियों पर लिंग भूमिका उपेक्षा और पूर्वाग्रहों के प्रभाव को संदर्भित करती है। जेंडर प्रशासन के क्षेत्र सहित समाज के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल, जेंडर बहुत भूमिका निभाता है। जेंडर का अर्थ समझ लो आप। जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है, क्योंकि ये पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्मित अंतरों को संदर्भित करता है। यानी कि बताता है कि ये पुरुष है और ये महिला है, दोनों में अंतर बताता है। एक तरह से अंतरों को संदर्भित करता है, कि बताता है कि भाई ये महिला और ये पुरुष है। ठीक है, जेंडर एक सामाजिक धारणा है, क्योंकि ये पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्मित अंतरों को संदर्भित करता है, बताता है कि ये महिला है और ये पुरुष है। ठीक, प्रशासन में जेंडर को समझना। ठीक है, जेंडर को कैसे समझना है प्रशासन में आपको। प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी को प्रशासन में जेंडर के रूप में देखा जाता है। सार्वजनिक नीतियों के माध्यम से महिलाओं के जीवन में सकारात्मक आकार दिया जा सकता है, जैसे बच्चों की देखभाल पर सरकारी नीतियों द्वारा महिलाओं की कानूनी स्थिति। यानी प्रशासन में क्या वो सकारात्मक धारणा मिल रही है इन्हें महिलाओं को, भाई बच्चों की देखभाल पर सरकारी नीतियां द्वारा महिलाओं की कानूनी स्थिति, कल्याणकारी लाभों का आवंटन कर सकती हैं। श्रम कानून और लिंग के आधार पर श्रम विभाजित और गर्भपात कानून, यौन उत्पीड़न, बलात्कार आदि पर इस प्रकार की सभी व्यक्तिगत समस्याओं को केवल राजनीति के माध्यम से है हल किया जा सकता है। जब लैंगिक शक्तियों का ध्यान करते हैं तो पाते हैं कि लिंग संबंधों के आधार पर समाज में शक्तियों का विभाजन होता है। ये मतलब पुरुषों को ज़्यादा शक्तियाँ मिलती हैं और औरतों को कम। ठीक, ये एक विभाजित, सशक्त और मजबूत होता है। विभिन्न प्रशासनिक राज्यों में यह परिस्थिति अनुभव की जा सकती है। सरल शब्दों में हम कहेंगे तो प्रशासनिक राज्य का स्वरूप पुरुष प्रधान पर आधारित होता है। यानी जो प्रशासन होता है, तो प्रशासनिक राज्य का जो स्वरूप होगा वो क्या होगा, पुरुष प्रधान होगा। ठीक है, महिला प्रधान नहीं, पुरुष प्रधान होगा। ये है शीला रोबोथम के अनुसार महिलाओं को इतिहास में छिपा दिया गया जाता है। मतलब वो कहती हैं शीला रोबोथम, कुछ राइटरों के आप नाम लिखे करें, ठीक है, जिससे आप एग्जामिनर को लगे कि हाँ इस बच्चे ने कुछ पढ़ रखा है अलग से। शीला रोबोथम के अनुसार वो कहती हैं कि महिलाओं को इतिहास में छिपा दिया गया है, कि जो महिलाओं के कारनामे जैसे झांसी की रानी इत्यादि जो और सी महिलाएं हैं, आंदोलनकारी महिलाएं, उनको इतिहास के पन्नों में सिर्फ छिपा रखा है। बाहर तो कभी उनके बारे में पढ़ाया नहीं,
ना दिखाया। क्यों? क्योंकि वो पुरुष प्रधान व्यवस्था थी इंडिया में, भारत में, इसलिए महिलाओं के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं गया। ठीक है। और महिलाओं को इतिहास, वो इसलिए कहते हैं कि इतिहास के पन्नों में सिर्फ छिपा दिया गया है। महिला ने सब वीरता किसकी पढ़ाई गई? सिर्फ पुरुषों की वीरता पढ़ाई गई। महात्मा गांधी की, सुभाष चंद्र बोस की पढ़ाई गई। ठीक है। जितने भी वीर थे उनकी वीरता, यानी पुरुष प्रधान वीरता को पढ़ाया गया, महिलाओं की वीरता की पढ़ाई नहीं पढ़ाई गई। मुगलों का पढ़ाया गया इतिहास, जिसमें सिर्फ मुगल पुरुष ही तो थे, पुरुषों का ही तो इतिहास पढ़ाया गया, महिलाओं का तो इतिहास कहीं पढ़ाया नहीं गया। इसलिए शीला बोरोथम कहती हैं कि महिलाओं को इतिहास में छिपा दिया गया है। नारीवादी सिद्धांत ने राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की अनुपस्थिति को इंगित किया। इनके अनुसार राजनीति में महिलाओं की अनुपस्थिति, ठीक है, अनुपस्थिति का कारण राजनीति की पुरुष मानसिकता, यानी जो राजनीति में भी आप देख सकते हो, पॉलिटिकल में आप पॉलिटिकल पढ़ रहे हो तो उसमें भी अधिकतर पुरुष ही रहता है। तो गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि महिलाओं को इतनी % सीटें होनी चाहिए तब, वरना पहले क्या होता था कि पुरुष प्रधान ही क्या करते, सब काबू था। राजनीति, युद्ध, लड़ाई क्षेत्र सब में पुरुष प्रधान पे ही था। ठीक है, पुरुष मानसिकता का ही था, इसलिए पुरुष प्रधान देश था। मुख्यतः में महिलाओं का ना होना, यानी मुख्य तंत्र में महिलाओं का ना होना सार्वजनिक और निजी प्राकृतिक अलगाव के विश्वास के कारण है। पारंपरिक लोक प्रशासनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति एक सार्वजनिक विषय है तथा महिलाओं पर आधारित सभी मुद्दे निजी क्षेत्र में आते हैं, इसलिए महिलाओं को राजनीतिक अध्ययन से बाहर रखा जाता है। ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र में पुरुष प्रधान है और निजी क्षेत्र में महिलाओं को मुद्दों पर अध्ययन किया जाता है। निष्कर्ष रूप में महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी से बाहर रखा गया है। ठीक है। पहले क्या होता था, जो राजनीति है, जो चुनाव होगा, सिर्फ पुरुष प्रधान देश चलाएगा, घर में सबसे जो निर्णय होगा वो पुरुष प्रधान होगा, महिलाओं की तो कोई वैल्यू ही नहीं थी। ठीक है। जेंडर और प्रशासन में मापदंड के प्रकार क्या रहे, कैसे नापा गया, क्या मापदंड रहे हैं वो देखो आप। नैतिक न्याय, नैतिक न्याय, कैरोल गिलिन, ये एक राइटर हैं। ठीक है, एक रिसर्चर हैं, कैरोल गिलिन के अनुसार महिलाओं को नैतिकता एक अलग धारणा है जो जिम्मेदारी और कर्तव्य से जुड़ा है। वहीं पुरुष के पास अधिकारों की नैतिकता है। जीवन के परम से ही पुरुषों को सार्वजनिक और उन्हें स्त्रियों से अलग कर दिया जाता है। यानी जीवन के परम से ही पुरुषों को सार्वजनिक, भाई सार्वजनिक क्षेत्र में काम करो पुरुष, और महिलाओं को अलग कर दो कि भाई ये घरेलू काम करेंगी, जैसे बच्चे की देखभाल, झाड़ू पोछा, बर्तन, ठीक है, खेतों में काम करेंगी, लेकिन उनकी इनकम कभी जोड़ी नहीं जाएगी। ये भी तो काम होता है महिलाओं का, इनकम तो कभी जोड़ी नहीं जाती महिलाओं की। वो खेत में कर रही हैं, घर में कर रही हैं, झाड़ू पोछा कर रही हैं, खाना बना रही हैं, कपड़े धो रही हैं, वो भी तो एक तरह से काम है। उनकी इनकम भी कभी नहीं जोड़ी जाती और उनको कभी उनका काम भी नहीं देखा जाता। पुरुष अगर 1 रुपये भी बाहर से कमा के ला रहा है तो क्या भाई कमा रहा है बाहर लड़का, ठीक है, पति इसका कमा रहा है, लड़का इसका कमा रहा है, दामाद इसका कमा रहा है, ऐसे कह देते हैं ना। हाँ, तो भाई पुरुष एक कमा रहा है, चाहे 1 ही रुपये कमा रहा हो, उसकी वैल्यू भाई वो बाहर कमा रहा है। महिला कितना भी काम कर लें, चाहे पुरुष के से ज़्यादा ही काम कर रही हो घर में, लेकिन उनकी वैल्यू नहीं होती, कभी उनकी इनकम सोर्स नहीं होता। ठीक है, ठीक है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में सार्वजनिक और उन्हें स्त्रियों से अलग कर दिया जाता है। जब महिलाओं और माताओं से उसके संबंध उन्हें देखभाल अंदर की नैतिकता दिखाते हैं। ठीक है। ग्लिन जैसे नारीवादी विद्वानों ने देखभाल की नैतिकता के पक्ष में न्याय की नैतिकता के परित्याग को कभी भी अंकित नहीं किया, बल्कि ये न्याय को नैतिक को देखभाल की नैतिकता से सम्मानित होने की कल्पना कर देते हैं। उनको कहते हैं कि उनका विचार है कि इस सशक्त इरादों पर आधारित है कि सार्वजनिक नौकरशाही के परिवर्तन के लिए एक विशेष आवाज़ की पहचान और दृष्टि महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञता क्या है? ठीक है, प्रशासन में जेंडर की विशेषज्ञता के माध्यम के द्वारा समझाया जा सकता है कि लोक प्रशासन में मुख्य नवीनता पर विशेष बल दिया गया है। विल्सन बेरियन मॉडल एक आया, लोक प्रशासन में नीतता, ठीक है, नवीनता की आवश्यकता पर जोर देता है। विशेषज्ञता के अंतर्गत, ठीक है, प्रशासन को विभाजन की राजनीति के आधार पर बांटा गया। इन सभी विशेषज्ञता तो वैध प्रदान की गई। ठीक है। नारीवादी इस बात से चिंतित हैं कि नारीवाद जो है इस बात से चिंतित हैं कि सार्वजनिक जीवन से सांस्कृतिक रूप से स्त्री के रूप में पहचाने जाने वाले मापदंड जैसे निष्क्रियता, अनुपालन, विभिन्नता को समाप्त करने की प्रकृति रही है। इस प्रकार सार्वजनिक प्रशासन के अंतर्गत पुरुषों और महिलाओं दोनों की एक
पुरुष वर्चस्व आधारित छवि बनती है जो तकनीकी रूप से विशेष कठोर और वीर के रूप में प्रदर्शित होती है। नारीवादी इस तथ्य से भी चिंतित है कि विश्व में श्रेष्ठ, ठीक है, उच्च पदों पर महिलाओं की संख्या न्यूनतम एवं उन्हें शीर्ष पदों तक पहुंचने के लिए काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। मतलब नारीवादी मानते हैं कि जो भाई हाई लेवल, ठीक है, हाई लेवल जो पद हैं, सीटें हैं, उन पे महिलाओं की संख्या बहुत कम है और वहाँ तक उन्हें पहुँचने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। उनमें काफ़ी सुधार करने चाहिए। महिलाओं को उच्च पद पे नहीं जाने देते पुरुष। कहते हैं अगर महिलाओं को उच्च पद पे बैठा दिया गया तो उसमें घमंड आ जाएगा, ठीक है ना, एटीट्यूड आएगा, इसलिए उन्हें जाने नहीं देते हैं। पदयुक्त और नियंत्रण के साथ व्यापक असंतोष ने महिला संगठनों को आयोजन के गैर श्रेणी रूप के साथ प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया, जो प्रधान की एक अधिक सहभागिता लचीला अनुमुख शैली है। नारीवादी चिंतन के नेतृत्व के स्तर पर एक ऐसा बदलाव चाहते हैं, मतलब ऐसा चेंज लाना चाहते हैं जो कहते हैं कि नारीवादी नेतृत्व को पारंपरिक नेतृत्व रूप को प्रतिस्थापन के रूप में नहीं बल्कि उनके साथ समान भागीदारी के रूप में देखते हैं। मतलब सम्मान हो, लेवल पे रहें, काम महिलाएं करें, ठीक है, सभी के। उसके बाद नारीवादी सिद्धांत के अनुसार प्रशासन की प्रवृत्ति संवेश होनी चाहिए जो महिला और पुरुष दोनों के मुद्दों का संवेश और एजेंसियों के कार्यों को इसके सदस्य द्वारा व्यापक रूप से समर्थित नीति के रूप में देखा जाएगा। एजेंसी की जो नीतियां या संवेशी प्रकृति होंगी उसमें शामिल हैं माता पिता का अवकाश, देखभाल की सुविधा, मासिक छुट्टी जिसका उद्देश्य जन कल्याण हो जो आगे चलकर बच्चों के विकास और पोषण को बढ़ावा देगी, ठीक है, ऐसी प्रवृत्ति होनी चाहिए। अब लिखते हैं निष्कर्ष, ठीक है। निष्कर्ष में आप लिखोगे शासन में महिलाओं के हितों को शामिल करने के लिए निर्णय निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। व्यापक रूप से ऐसा अनुभव किया है कि शासन की जिन संरचनाओं में महिलाओं की पर्याप्त सहभागिता नहीं मिलती वह प्राय राज्य के हस्तक्षेप हुआ है जो उन्हें ना तो संवेशी है ना कि लोकतांत्रिक, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय प्रशासन में महिलाओं की क्या भूमिका है, यानी लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, पंचायती राज में बात कर रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई जो स्थानीय शासन है भारत में उसमें महिलाओं की क्या भूमिका रही है, क्या भूमिका है, क्या निभा रही है, क्या योगदान दिया महिलाओं ने इसमें। स्थानीय स्वशासन से आश्रय स्थानीय स्तर के उस शासन से जिसमें शासन का संचालन उन संस्थाओं द्वारा चलाया जाता है जो जनता द्वारा चुनी जाती है, ठीक है। सारे शासन जनता द्वारा चलाए जाते हैं, ठीक है। अब स्थानीय शासन का मतलब होता है भाई पंचायती राज, नगर निगम, ये दो चीज़ें आती हैं स्थानीय शासन में, ठीक है। पंचायती राज, नगर निगम, ठीक है, उसमें महिलाओं की भूमिका पूछ रहा है ये, ठीक। तथा जिन्हें केंद्रीय और राज्य शासन के नियंत्रण में रखते हुए नागरिकों की स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ अधिकार और दायित्व प्रदान होते हैं इनमें, ठीक है। अब यहाँ देखो स्थानीय स्वशासन का आधार यही है कि स्थानीय लोग अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं को सबसे अच्छी तरह जानते हैं और उन्हें भली भांति हल कर सकते हैं। स्थानीय शासन का मतलब होता है गाँवों में चलता है, देखते हो ना, पंचायत, ब्लॉक, जिला परिषद, ये सब होता है। यहाँ होता तो शहरों में भी है, ठीक है, सही है, लेकिन वो गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो स्थानीय शासन गाँव हैं अपनी समस्याएं बताएं, ग्राम पंचायत जाएं, ठीक है, चालू रखें। आप देखते हो गाँव में पंचायतें होती रहती हैं, ग्राम पंचायत होता है, वहाँ पे अपनी समस्याएं बताते हैं कि भाई नहर ये मनरेगा का काम होता है, ठीक है, ये सारी समस्याएं आप बताएं और अपना काम कराएं, ठीक। प्रशासन सही से ग्राउंड लेवल से चल रहा होता है वहाँ पे। व्यवहार में ये सब कार्य यानी ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद एवं शहरी शासन द्वारा होता है। यहाँ पे ये सभी स्थानीय शासन के अंतर्गत आते हैं, यानी ग्राम पंचायत आएगा, ब्लॉक समिति आएगी, जिला परिषद आएगा, शहरी शासन आएगा, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य है विकास की प्रकृति में महिलाओं की जन भागीदारी को सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है, ठीक है। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, इन्होंने ही स्थानीय शासन की अवधारणा रखी, ठीक है। लॉर्ड रिपन स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। विभिन्न विचारकों द्वारा स्थानीय शासन की परिभाषा दी गई है, ठीक है। महात्मा गांधी कहते हैं
कि महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन को घोर समर्थक थे। मतलब वो चाहते थे कि जो रूल और रेगुलेशन चलो स्थानीय ग्राउंड लेवल से चले, ताकि सभी का विकास हो सके, सभी अपनी समस्याएं कह सके, सभी की बातें कह सके, ठीक है ना। उन्होंने ग्राम स्वराज की बात की थी, ठीक है। उनकी एक बुक भी है स्वराज, ठीक है। उसी में उसमें ग्राम स्वराज की बात की। सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता, अपितु ये तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। वो कहते हैं कि एक सच्चा लोकतंत्र क्या होता है, केंद्र में बैठ के नहीं, केंद्र में बैठा पड़ा हाँ जी नियम कानून बना दे, नहीं, वो नहीं, राज्य चलाने वाला नहीं होता। वो कहते हैं कि सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता, अपितु मतलब बल्कि यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है, ठीक है। वी राव के अनुसार स्थानीय शासन सरकार का वह भाग है जो स्थानीय विषयों का प्रबंध करता है, जो सत्ताधारी राज्य सरकार के अधीन प्रशासन चलाते हैं, परंतु उनका निर्वाचन राज्य सरकार के स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। अब है ये देखो, भारत में स्थानीय शासन में महिलाओं की भूमिका क्या रही है, ठीक है। भारत के संविधान में 1952 से और 73 और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय शासन में त्रिस्तरीय प्रणाली की स्थापना की गई, ठीक है। त्रिस्तरीय प्रणाली की स्थापना की गई, जिसमें ग्राम पंचायत भी आया, ठीक है, नगर निगम भी आया। इन स्थानों में स्थानीय निकायों में महिलाओं की सीटों का आरक्षण दिया गया, ठीक है। गवर्नमेंट ने भाई बना दिया कि महिलाएं की इतनी % सीटें होंगी, ठीक है, जब भी उनका चुनाव होगा तो इतने आएंगी। अब अभी भी देख तो कि गवर्नमेंट क्या कहती है, कभी कभी पुरुषों की सीटें ना निकाल के उस क्षेत्र से महिलाओं की सीटें निकाल देती है कि इस क्षेत्र से सिर्फ महिला कैंडिडेट ही खड़ी होगी, ठीक है। ये कर दिया, उन्होंने सुनिश्चित कर दिया। इन संशोधन ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के सीटों का आरक्षण को अनिवार्य कर दिया। इसका उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी और प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना था कि महिलाएं की भाई भागीदारी लें, सरकार चलाएं, गवर्नमेंट में भी अपना काम करें, ठीक है। ये देखिए स्थानीय शासन का एक स्ट्रक्चर है। स्थानीय शासन में ग्रामीण क्षेत्र यानी पंचायती राज जो वाला हिसाब है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में, और नगरीय क्षेत्र में यानी दिल्ली उल्ली जैसे में नगर निगम जो चलता है। अब ग्रामीण उस क्षेत्र में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ये 3 पंचायतें हो जाती हैं, और क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत होती है, ठीक है। ये आप स्ट्रक्चर देख लो, जब ये क्वेश्चन है तो आप स्ट्रक्चर बता देना। ये मेरे चैनल को लोगो है, प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। ये लोगो मत बना देना, ये बस स्ट्रक्चर है, लोगो मैंने बीच में ऐसे लगा रखा है, ठीक है। भारत में स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भूमिका इस प्रकार है। भाई सीटों का आरक्षण जब 73वां 74वां संविधान संशोधन में है तो उसमें कहा गया कि नगर पालिका में 1/3 सीट यानी 33% सीटें किसकी होनी चाहिए, महिलाओं को आरक्षित कर दो भाई। इस प्रावधान का उद्देश्य जमीनी स्तर पर निर्णय लेने महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना, जमीनी स्तर पर कि भाई महिलाएं भी शासन में अब काम करेंगी। नीति निर्माण और कार्यान्वयन में महिला प्रतिनिधित्व स्थानीय स्तर पर नीति निर्माण कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ठीक है। वे महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, स्वच्छता और हाशिए पर करने वाले वर्गों के कल्याण से मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक अनूठा परिप्रेक्ष्य लाती हैं, ठीक है। अब ये देखो महिलाओं सामाजिक और आर्थिक विकास, ठीक है, महिलाओं का भी सामाजिक आर्थिक विकास में भागीदारी होनी चाहिए। महिला प्रतिनिधित्व अवसर सामाजिक और आर्थिक विकास के मुद्दों को प्राथमिकता देती हैं, जैसे बुनियादी सुविधा और तक पहुंच, आजीविका के अवसर, कौशल विकास, बुनियादी ढांचे का विकास। वे अपने समुदाय या समग्र भलाई में सुधार लाने की दिशा में काम करती हैं। विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। वो महिलाओं को सशक्त बनाना और उनकी लिंग मापदंडों को चुनौती देना, यानी उनको सशक्त और मजबूत बनाओ काम करने के लिए। स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भागीदारी, पारंपरिक लिंग मापदंडों को चुनौती दो कि भाई ये लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी के साथ भी। अगर आप करते हो तो आप जाओगे जेल सीधा। और ज़मीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने की मदद करती है और उन्हें सार्वजनिक जीवन में शामिल होने, नेतृत्व कौशल हासिल करने, सामाजिक बढ़ाव को चुनौती देने के लिए भी मंच प्रदान किया जाता है, ठीक है। सामाजिक न्याय और समावेशन महिला प्रतिनिधि लैंगिक असमानता, जातीय भेदभाव के हाशिए के अन्य रूपों, ठीक है, अन्य रूपों के संबोधित सामाजिक न्याय समावेशी वकालत की है और एक
समावेशी समानतापूर्ण समाज बनाने की दिशा में काम करते हैं। ठीक है। 73वां संवैधानिक संशोधन क्या कहता है? 73वां संवैधानिक संशोधन और 74वां संवैधानिक संशोधन देख लो भाई। 73वें में क्या कह रहा है, क्योंकि ये लिखना पड़ेगा आपको। सीटों का आरक्षण है भाई सभी पे, अध्यक्ष पद सहित पंचायत के सभी निर्वाचन काल में कुल सीटों में कम से कम 1/3 महिला का हो। नेतृत्व की भूमिका, महिला चुनाव लड़ सकती हैं, सत्ता के पदों पर आसीन हो सकती हैं, जैसे कि सरपंच, ग्राम प्रधान, पंचायत समिति, ब्लॉक स्तर पर अध्यक्ष पे, सभी पे। निर्णय लेने की भागीदारी भाई, वो भी अपने दिमाग से निर्णय ले सकती है। महिलाओं को स्थानीय शासन योजना और विकासात्मक गतिविधियों से भी निर्णय लेने की में भाग लेने के अधिकार होता है उन्हें। ठीक है। और 74वां संविधान संशोधन में क्या कह रहे हैं कि भाई कार्रवाई भूमिकाएं, ठीक है, महिलाओं की नगर निगम में, नगर पालिका में मेयर, नगर निगम और नगर पालिका में सीटें होती हैं ना मेयर की और अध्यक्ष की, कार्रवाई में पदों को चुनाव लड़ सकती हैं वो लोग, उन्हें संभाल सकती हैं। ठीक है। उस पर रूल और रेगुलेशन ला सकती हैं। निर्णय लेना, ठीक है, महिलाओं को शहरी नियोजन, बुनियादी ढांचे के विकास, सेवा वितरण से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका में अधिकार है। लिंग विशिष्ट मुद्दे यानी संशोधन शहरी शासन में महिलाओं के दृष्टिकोण, प्राथमिकताओं को शामिल करने का जोर देता है। विशेष रूप से महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य कल्याण जैसे मुद्दों पे संबंध रहता है। ठीक है। अब ये निष्कर्ष देख लो आप। भारत में स्थानीय शासन में महिलाओं की भूमिका राष्ट्र के समग्र विकास के महत्वपूर्ण है। उनके पढ़े बढ़े हुए प्रतिनिधित्व और सक्रिय भागीदारी के परिणाम स्वरूप अधिक संवेश शासन, बेहतर कल्याण कार्यक्रम, लैंगिक समानता में प्रगति हुई है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और उनकी आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने से भारत जमीनी स्तर पर क्या हुआ है, मजबूत हो गया। आर्थिक संवेश, लोकतांत्रिक का निर्माण होगा और महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, उनके जीवन में सुधार आएगा। ठीक है। महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा, समाज में सम्मान मिलेगा, इत्यादि सब कुछ सुविधाएं मिलेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एजुकेशन क्लब में फिर स्वागत करेंगे।